शुभ प्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपकी उन्मेष हिंदी पाठ्य पुस्तक का लेसन नंबर 5 जिसका नाम है मैं पढ़ नहीं सका। इसके 2 पार्ट्स हम कर चुके हैं, तो आज हम इसको आगे करेंगे बेटा। अब तक इस लेसन में हम पढ़ चुके हैं कि एक दुकान है जिसका नाम है संजय आयरन वर्क्स, और उसके जो मालिक हैं उसका नाम भी संजय है और उसी के नाम पर इस दुकान का नाम पड़ा है। तो उसकी दुकान में एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है, तो संजय उसको पहचानने की कोशिश करता है। वो उसको पहचान भी चाहता है कि ये उसके बलदेव मास्टर है जिनके पास वो पढ़ा करता था। संजय उनसे बात करता है और उसको पूछता है कि क्या आपने मुझे पहचाना है। तो वो जो मास्टर होता है वो संजय की बात को सुनता है, वो हंसता है, क्योंकि जो संजय उसको बताता है कि उसका नाम बताता है कि आप बलदेव मास्टर हो। तो जब वो संजय की बात को सुनता है तो उसके मुख पर हंसी आ जाती है और वो भी संजय को पहचानने की कोशिश करता है, लेकिन वो पहचान नहीं पाता। तो फिर संजय उसको याद दिलाता है कि 17-18 साल पहले आप महेंद्रगढ़ का जो सरकारी स्कूल था वहाँ पे अध्यापक थे और मैं आपके पास 7वीं कक्षा में पढ़ता था और आप मुझे घोंचू कहकर बुलाते थे। कहते कि आप मुझे किसी न किसी बात पर सज़ा भी देते रहते थे। तो जो मास्टर होता है वो बोलता है कि स्कूल में तो ये बेटा आम बातें हैं, ये तो होती ही रहती हैं। लेकिन जो संजय होता है वो बोलता है कि नहीं, एक दिन तो आपने मुझे इतनी मतलब पिटाई की, तो उस दिन जब आपने मेरी पिटाई की तो मेरी आपने पूरी ज़िंदगी ही बदल दी थी। उस दिन के बाद मैंने ये निर्णय कर लिया था कि मैं अब कभी भी स्कूल नहीं जाऊँगा। और संजय उसको ये भी बताता है कि जो मेरे पिताजी थे वो चौकीदार थे और ये डाकुओं से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। कहते कि उस वक्त संजय बताता है कि उस वक्त मेरी उम्र 5-6 बरस की थी और मेरी माँ आपके पास आई थी। उन्होंने सारी मजबूरी बताई थी कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी सहारा है, अगर ये पढ़ लिख गया तो उसकी ज़िंदगी में भी रोशनी आ जाएगी। तो कहते कि उस वक्त आप भी बहुत खुश हुए थे कि एक जो विधवा औरत है वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती है। तो बलदेव मास्टर हाँ कहते हैं, बस इतना ही कहते हैं। लेकिन जो संजय होता है वो कहता ही रहता है और उसको मास्टर जी को कहता है कि आपकी नज़रों में तो मैं घोंचू ही बन गया था, क्योंकि दूसरे जो बच्चों के माता पिता थे वो उनको पढ़ाते थे, उनके होमवर्क में मदद करते थे, लेकिन मेरी जो माता थी वो अनपढ़ थी, वो मेरी पढ़ाई में मदद नहीं कर सकती थी। कहते इसकी वजह से मेरा जो होमवर्क होता था वो कई बार गलत हो जाता था। कहते कई मैं अपने दोस्तों से पूछकर अपना होमवर्क तो कंप्लीट कर लेता था, लेकिन फिर भी कई बार मुझे सज़ा मिलती थी। और एक बार तो आपने मुझे इतना मारा कि मैंने उस दिन के बाद निश्चय कर लिया कि मैं आज के बाद स्कूल की तरफ आऊँगा भी नहीं। तो फिर बलदेव मास्टर जी पूछते हैं कि उस दिन के बाद तुमने पढ़ाई नहीं की। तो फिर वो जो संजय होता है वो बताता है कि मैं तो 2 महीने तक भटकता रहा। कहते फिर कुछ दिनों के बाद मेरे मामा जी आए, तो उन्होंने मेरी हालत देखी, तो वो अपने साथ मुझे और मेरी माँ को ले गए। उन्होंने हमें रहने के लिए छत दी, वो हमारा सहारा बने। कहते उन्होंने कहा था कि मैं आप तुम्हारा स्कूल में एडमिशन दिला देता हूँ, लेकिन कहते कि आपने मुझे इतनी बुरी तरह से मारा था कि मैं स्कूल में पढ़ना ही नहीं चाहता था। कहते कि अगर मुझे कोई पढ़ने के लिए कहता था तो मैं सोचता था कि अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो वहाँ पर भी जो मास्टर होंगे वो मेरी क्या करेंगे, पिटाई करेंगे। तो एक तरह से उसने अपने माइंड में ये बात बिठा ली थी कि स्कूल जाने का मतलब है मास्टर जी की मार खाना। तो जब बलदेव मास्टर उसकी ये बातें सुनते हैं तो वो बोलते हैं कि बेटा इतना बड़ा फ़ैसला तुमने लिया था, कम से कम मुझसे बात तो कर लेते। तो फिर जो संजय होता है वो फिर मास्टर जी को बोलता है, कहता है कि मैं तो आपकी नज़र में घोंचू था। कहते हैं कि माना कि मैं 2 महीने स्कूल नहीं आया, तो क्योंकि आप मुझे घोंचू समझते थे, मैं नहीं आया, लेकिन आप तो मेरे घर पर किसी को भेजकर पूछवा सकते थे कि मैं क्यों नहीं आ रहा, कहीं मैं बीमार तो नहीं पड़ गया। तो कहते कि आप मेरी और मेरी माँ की हालत तो जानते ही थे। कहते लेकिन आप मेरे बारे में क्यों सोचते, क्योंकि आपकी नज़रों में तो मैं घोंचू था, तो फिर आप मेरी फ़िक्र क्यों करते। तो जब बलदेव मास्टर जी उनकी ये बातें सुनते हैं तो उनका जो गला होता है वो भर जाता है। तो बेटा यहाँ तक हमारा हो गया था, अब हम आगे करेंगे। क्या करता, मामा जी के कहने समझाने के बावजूद मैंने पढ़ाई करने के बजाय दुकानों में नौकरी शुरू कर दी। माँ भी आसपास के घरों में काम करने लगी थी ताकि हम मामा जी पर बोझ न बने। जिंदगी घिसट घिसट कर चलती रही। माँ धीरे धीरे कमज़ोर होती गई, बीमार रहने लगी और एक दिन वह भी चल बसी। मैं अब मामा जी की छाया में गुजर करने लगा था। एक साइकिल की दुकान पर काम मिल गया। अब देखो जो संजय होता है वो बताता है, कहते हैं कि मामा जी ने मुझे काफ़ी समझाया, लेकिन फिर भी उनके समझाने पर के बावजूद भी मैंने पढ़ाई ना करने का फ़ैसला लिया। कहते कि मैंने दुकानों में नौकरी करना भी शुरू कर दिया। कहते जो मेरी माँ थी वो भी आसपास के घरों में काम करने लगी ताकि हम मामा जी के ऊपर ज़्यादा बोझ ना बने। कहते कि इस तरह से ज़िंदगी हमारी चलने लगी। लेकिन जो संजय होता है वो कहता है कि मेरी माँ धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी और बीमार भी रहने लगी। कहते एक दिन मतलब बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। तब जो कहते कि उसके बाद
जो मामा जी थे उसकी छाया में ही मैं रहने लगा, यानी मामा जी के साथ ही रहने लगा। और कहते कि एक दिन मैंने साइकिल की दुकान पर भी काम करना शुरू कर दिया। कुछ बरस और गुजरे, फिर एक भले इंसान ने मुझे एक लोहे के कारखाने में नौकरी पर लगवा दिया। वहाँ मैंने काम सीखा भी और कुछ पूंजी भी जोड़ी। फिर एक भले आदमी ने बताया कि यहाँ शामगंज में लोहे की दुकान की गुंजाइश है, काम शुरू करो तो चल निकलेगा। बस मैं शामगंज आ गया। यहाँ स्कूल की इमारत बन रही थी, उसमें लोहे के काम का ठेका मुझे मिल गया। मुझे लगा कि मैं स्कूल में तो न पढ़ सका, लेकिन इसकी इमारत बनने में मेरी मेहनत काम आएगी। यही क्या कम संतोष की बात है। इस स्कूल में जो विद्यार्थी पढ़ेंगे वे तो कम से कम मुझसे अच्छे ही बनकर निकलेंगे। अब देखो जो संजय आता है वो बताता है कि मेरे कुछ वर्ष तो ऐसे ही गुजर गए। कहते हैं कि फिर एक भले इंसान ने मुझे बताया कि एक लोहे के जो कारखाना होता है वहाँ पर नौकरी लगवा दिया। कहते लोहे के कारखाने में मैंने बहुत काम सीखा और कुछ पैसे भी जोड़े। कहते कि फिर एक भला आदमी था, उसने बताया कि शामगंज में लोहे की दुकान जो है वहाँ पे स्थान है लोहे की दुकान का। कहते कि अगर तुम वहाँ पे काम शुरू करोगे तो वहाँ से तुम्हारा जो काम है वो चल निकलेगा। कहते फिर क्या था, मैं बस शामगंज गया और वहाँ पर जो स्कूल की इमारत बन रही थी, कहते वहाँ पर उसे एक लोहे के काम का ठेका भी मिल गया। कहते कि फिर संजय कहता है कि मैंने सोचा चलो मैं तो नहीं पढ़ सका, लेकिन उसकी बनाई गई इमारत में जो स्कूल के बच्चे होंगे वो पढ़ लिखेंगे और वो कम से कम कुछ बनकर तो निकलेंगे स्कूल से। क्या बाद में भी तुम्हारे मन में पढ़ने की इच्छा नहीं जागी? बलदेव मास्टर ने पूछा। नहीं, पढ़ाई से तो मन उचट गया था, क्योंकि आपकी उस दिन की मार ने दिल पर ऐसी खरोंच डाली थी कि उसकी टीस मुझे पढ़ने से बराबर दूर करती रही। काश आपने उस दिन मारा ना होता, तो आज आप जिन विद्यार्थियों का जिक्र गर्व से करते हैं उनमें से एक मैं भी होता। फिर गहरी ठंडी सांस लेकर संजय बोला, खैर छोड़िए, इन पुरानी बातों को बताइए, क्या काम करना है? अब देखो जो मास्टर जी हैं वो पूछते हैं उनसे कि तुम्हारा पढ़ने की इच्छा तुम्हारे मन में फिर नहीं आई, यानी तुम्हारा जो पढ़ने का दिल कभी नहीं किया? तो जो संजय होता है वो कहता है कि नहीं, मेरा तो मन पढ़ाई से उछट गया था। कहते हैं कि उस दिन आपने मुझे इतनी बुरी तरह से मारा कि मेरा पढ़ने में दिल नहीं किया, बल्कि मेरा तो जो मन था वो पढ़ाई से काफ़ी दूर हो गया था। कहते कि संजय बताता है, कहते काश आपने उस दिन मुझे अगर नहीं मारा होता तो आप जिन विद्यार्थियों का के बारे में बता रहे हो कि आपके द्वारा पढ़ाए गए जो विद्यार्थी बड़े बड़े अफसर बन गए, कहते शायद उनमें से मैं भी एक होता। कहते ये जब बात संजय बोल रहा था तो उस वक्त वो गहरी सांस लेता है और फिर जो वो बलदेव जो मास्टर होता है उनको बोलते हैं, चलो खैर आप इन पुरानी बातों को छोड़िए, आप बताइए आप क्या काम करवाना चाहते थे? संजय ने देखा कि बलदेव मास्टर के गले में आवाज़ जैसे अटक गई है और चश्मे के मोटे कांचों के पीछे आंसू बह रहे हैं। अब देखो जब संजय बोलता है उसको कि चलो आप छोड़िए, ये बातें पुरानी हो गई हैं, आप बताइए क्या काम करना है? तो ये कहते हुए जब संजय बलदेव मास्टर की ओर देखता है तो वो देखता है कि जो बलदेव मास्टर हैं उनके जो गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही है, उनकी जो आवाज़ है वो अटक गई है और उनके जो उन्होंने आंखों पर चश्मा लगाया हुआ है मोटा मोटा, वो तो उन चश्मों के नीचे भी उनकी आंखों से क्या आ रहे हैं, आंसू आ रहे हैं। एक तरह से जो बलदेव मास्टर है उनको उनकी गलती का एहसास हो रहा है कि उनकी वजह से जो संजय है वो पढ़ नहीं सका है। तो बेटा आपका ये जो लेसन है यहीं पर ख़त्म होता है बेटा। तो बेटा आपने ये लेसन अच्छे से रीड करना है इसको। तो ओके बेटा।